ये गुंडागर्दी अक़लियत पाकिस्तान में अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाली बेशुमार लड़कियां खौफ में ज़िंदगी गुजार रही हैं। जबरन मज़हब की तब्दीली और कम उम्र की शादियों ने इनकी आवाज़ों को छीन लिया है। हर साल 12 से 25 साल की हज़ारों लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। अक्सर अगवा, ज़्यादती और उम्र में बड़े मर्दों से ज़बरदस्ती शादी के बाद इन लड़कियों को अपना मज़हब, अपने ख़ानदान और अपनी आज़ादी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। इंसाफ का निज़ाम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुका है और मुजरिम बेखौफ होकर अपने जराइम दोहराते हैं। हम इस इंसानी हकूक़ के अलमिये पर रोशनी डालेंगे, मुतासरा लड़कियों की जद्दोजहद और इस मसले में कानूनी तब्दीलियों की ज़रूरत को उजागर करेंगे। मेरा नाम है और मैं भी 17 साल की हूँ। जब मेरे साथ वाक़या हुआ मैं 14 साल की थी। 6 बहनें, 2 भाई हैं मेरे, और मुझे किडनैप करके लेकर गए थे घर से, और मेरी भाभी को पिस्टल भी मारी थी, मुझे ले गए थे, और उसके बाद मुझे कोर्ट में पेश किया गया और मेरा ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया। हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। हमें डर भी रहता था इस वजह से कि कहीं फिर से मुझे उठा कर न ले जाएं। हमारी डर की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पूरे ख़ानदान को अभी फिर से डर लगा रहता है। 1 साल की बात है कि मेरी बेटी ले गए थे और बहुत मुश्किल से कि हमने मुसलमान किए। तो घर पे नहीं थे, हम चले गए। रात गुजरी, सुबह फ़ोन आया तो बोलो तेरी बेटी को उठा के ले गए, तेरी बहू को ज़ख्मी किया, पिस्टल का बट मारा, उसको घसीट के ले गए। छोटी बच्चियां स्कूल चली गई, बेटे मेरे कंपनी चले गए थे, कोई भी नहीं था घर पे। पुलिस के थ्रू केस किए लेकिन पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही थी। बहुत मुश्किलात में थे हम, और भाग भाग के हमने बेटी वापस की है। बड़ी मुश्किल से, वो दे नहीं रहे थे। उसने बोला भाई मुसलमान हो गई है। अब बेटी तो मिली है लेकिन हम 24 घंटे ख़तरे में हैं। हम इधर रह नहीं सकते, फिर भी हम छुप छुप के रह रहे हैं। हमारा इधर रहना मुश्किल हो गया है। हमारी बेटी 14 साल की थी कि ज़बरदस्ती लेके गए थे कि उन्होंने जाके मुसलमान की कि हमारी मुसलमान है, हम नहीं देंगे आपको। मेरा नाम सिजिल शफीक है और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और एक छोटा सा शेल्टर चलाती हूँ उन बच्चियों के लिए जिनका मज़हब जबरी तौर पे तब्दील करवा लिया जाता है, जिनकी कम उम्र में शादियाँ कर ली जाती हैं, उनको अबडक्ट किया जाता है, रेप किया जाता है। हम बहुत सारे ऐसे केसेस से डील करना शुरू हो गए थे जिनमें बच्चियों का मज़हब जबरी तौर पे तब्दील किया जाता था, और हमने एक पैटर्न देखा कि बहुत सारे केसेस में जब ये बच्चियाँ कोर्ट से, लकी फ्यू बच्चियाँ जो रिकवर हो जाती थी, उनको कोर्ट जो है माँ बाप को हैंड ओवर करने के बजाय जो स्टेट शेल्टर है वहाँ भेज देता था। और ये शेल्टर इस तरह के होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ जो है वो मुस्लिम होता है, और ये बच्चियाँ जो हैं मिनॉरिटी से बिलोंग करती हैं। ये क्रिश्चियन बच्चियाँ होती हैं, हिंदू बच्चियाँ होती हैं, सिख बच्चियाँ होती हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर डाला जाता है कि अब ये बात नहीं करना कि तुम अपने वालिदैन से मिलना चाहती हो या अपनी फैमिली से मिलना चाहती हो, अब तो तुम मुसलमान हो और 18 साल तक तुम यहीं शेल्टर में रहोगे और उसके बाद जो भी हो जाए तुम हो उसी की बीवी। तो उनको और ज़हनी दबाव का शिकार किया जाता है, और ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा। आरजू राजा के केस में हमने देखा, मिशेल मुनव्वर के केस में हमने देखा, जितने भी केसेस में बच्चियां जो हैं वो शेल्टर में गई हैं तो ऐसा हुआ है। तो एक तो ये बात है कि स्टेट को एक ऐसे अदारे कायम करने की ज़रूरत है जहाँ पे स्टाफ जो है वो हिंदू स्टाफ हो, क्रिश्चियन स्टाफ हो, ताकि ये बच्चियाँ जो पहले ही जबरी मज़हब तब्दीली का शिकार होती हैं, जब ये वापस आएँ तो एटलीस्ट वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में अपने डिसीजंस ले सकें, रिकवर कर सकें, ज़हनी तौर पे, फ़िज़िकली रिकवर कर सकें। मेरा नाम है और मैं जब 13 साल की थी तो मैं स्कूल पढ़ती थी और कोविड था। कोविड की वजह से जब मैं अपने घर आई तो मैंने एक लड़के से मिली, मैंने उससे दोस्ती की। फिर उसके बाद हम दोनों ने थोड़ी बहुत बात करना शुरू की। उसने मुझे बुलाया 2 से 3 दफ़ा, उसने मुझे अपने पास बुलाया था, पर मैं नहीं गई। फिर जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे वहाँ पे बंद कर लिया। उसने कहा था कि मेरी मम्मा, मेरी भाभी और मेरी बहन आएंगी, पर कोई भी नहीं था वहाँ पे जब मैं गई।
तो उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे बंद कर लिया। जब मैं बेहोश थी थम्स के ज़रिए उसने मुझे मुस्लिम करवाया, मेरा निकाह करवाया। जब मैं होश में आई तो मुझे पता लगा था कि मेरा निकाह हो चुका है और मैं मुसलमान भी हो चुकी हूँ। तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, पर जो कुछ भी हुआ मेरे साथ उस सब का नतीजा ये हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और 14 साल की उम्र में मैंने एक बेबी डिलीवर किया। हम मदद के लिए पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं थे सुनते, क्योंकि बात जहाँ इस्लाम कबूल करने की आती थी वो लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे होते कि ठीक है जी वो हम आपकी मदद करेंगे। और मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से मैं अपनी बेटी को हासिल कर लूँ। मैंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा और मैं तकरीबन रोज़ थाने जाता और मैं उनसे बोलता कि भाई मेरे साथ ये मसला है, मेरे इस मसले को हल करो, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं थी हो रही। ऐसे ही फिर करते मुझे बाजी गजाला का पता चला। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सारा अपना दुख सुनाया। मैंने उनसे कहा बाजी मेरे से मेरी कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने फिर मेरी FIR कटवाई। FIR कटवाने के 1 माह बाद उन्होंने उस शख्स को गिरफ़्तार किया, ये नहीं किया, ये मुझे नहीं मालूम, ना मैंने देखा। लेकिन उन्होंने मुझे थाने बुला कर कहा कि देखिए जी ये आपकी बच्ची है, तस्दीक करवाई कि ये आपकी बच्ची है, हाँ जी ये मेरी बच्ची है। और सुबह फिर हायरिंग हुई। मसला ये है कि जहाँ बात इस्लाम की आ जाती है वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और हमें मुसीबतें दरपेश होती हैं। जहाँ मैं रहता था वहाँ से मैंने मकान सेल आउट करके वहाँ से चला भी गया हूँ, लेकिन अभी भी वो हम पे मुसीबतों के पहाड़ जो है वो हम उन पहाड़ों को सह रहे हैं। अब ये है कि मेरी दूसरी बेटी है, उसके लिए भी मुश्किल बन गई हुई है, क्योंकि ना वो उधर रह सकती है, हॉस्टल वालों ने भी उसे वहाँ से भेज दिया था इसी वजह से। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर ये सोच हर एक बुज़ुर्ग, मर्द, औरत, लड़का, लड़की के दिमाग में बैठ चुकी है कि छोटी उम्र की शादी वो मजहबी तौर पर काबिल कबूल है। इससे ना अल्लाह नाराज़ होता है, ना हमारे मजहबी लीडर नाराज़ होते हैं और ना हमारे ख़ानदान के लोग नाराज़ होते हैं। जब ये सोच एक अफरियत बन चुकी है, एक इतना गहरे तौर पर इसको कबूलियत हासिल हो चुकी है मज़हब के नाम पर, तो इस वजह से इसमें तब्दीली का जो ये अमल है ये बहुत सब्र आज़मा काम है। और ज़्यादातर हमारी जो हिंदू बच्चियां हैं, जो हमारी क्रिश्चियन बच्चियां, वो इसका शिकार होती है, क्योंकि जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं उनको तालीम के बराबर मौके नहीं मिलते, उनको सियासत में सामने आकर हिस्सा लेकर अपने आप को बाख्तियार बनाने का मौका नहीं मिलता। वो सियासी तौर पर भी पसमानदा होते हैं, मुआशी तौर पर भी पसमानदा होते हैं, तालीमी तौर पर भी पसमानदा होते हैं। मेरा नाम है, मैं ठिए पे चप्पलें बेच रही थी और लड़का आया, उसकी बहन भी, उसका जीजू भी, उसने मेरे को चाय पिलाई है। फिर मेरे को होश नहीं था, फिर जाके उधर मेरे को होश आया। कसमौर में एक ये कमरे में बंद थी, ताला लगाया हुआ था, वो घर से बाहर नहीं निकलने देता था मेरे को। 3 महीने उसके अंदर रह के आई हूँ। हम सीख के जो मेरे को कमरे में रखता था, ये घर से बाहर नहीं निकलने देता था, जाता भी था ताला लगा के जाता था। मेरे को बोलता बाहर जाएगी,
पिस्तौलें भी थी, बहुत कुछ था उसके पास। घर में पिस्तौलें भी पड़ी होती थी। मेरे को बोलता बाहर निकलेगी गोली लगा दूंगा। फिर वो गया, ताला खुला हुआ था। उधर से मैं बस में बैठी हूँ, फिर डायरी की इधर शक्कर में आई हूँ, शक्कर में चाचू वाले के पास। उधर से फिर अम्मी अब्बू आए, मेरे को मारते भी थे, पीटते भी थे। वैसे मेरी लड़की ठीक बैठी थी, मेरी लड़की को ले गए, इधर देखा मिली नहीं। थानों वाले के पास गए, केस कराया। थानों वालों ने पैसे लिए 50,000, केस करके दे रहे नहीं थे। केस कराया, फिर पुलिस वालों ने पैसे लिए 50,000, केस नहीं उठा रहे, कोई मदद नहीं कर रहे, ना दूसरी कर रहे। हमारा रोना धोना, इतना गरीब सिख बता रही कि गरीब, हमारे पास पैसे भी नहीं, ताकत नहीं है हमारे पास हम केस करा सके। हमारा नहीं सुना, फिर हम चले गए कोर्ट में, चले गए जज के पास जाके रोना धोना किया। फिर उधर हमारा केस उठाया, फिर हमने हमारी उन्होंने मदद की। हमारी बच्ची को फिर लड़की मेरी फिर उधर थी, उधर नहीं मदद नहीं कर रहे। फिर उन्होंने बोला, मैडम को बोला तुम जा सकते हो। कोई नहीं जा रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, हमारे से बहुत ज्यादती हुई है। फिर मसा हो के फिर कैसे हाल करके फिर हमारी मदद हुई। हमारी बच्ची भाग के आई, कैसे जुल्म हो गए, ज्यादती हो गई। मेरी बच्ची आई, आके फिर हम बच्ची लाई, हमने ला के फिर कोर्ट में आके पेश करके फिर उन्होंने फिर हक का फैसला सुनाया, फिर लड़के को कोर्ट में बंद कर दिया। कोर्ट में बंद गया, अभी केस मेरा चल रहा है कोर्ट में। उस बच्ची का है, लड़के को बंद किया हो। ये अभी हमारे से ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, हमारे से हक का फैसला करके सुनाओ बस। दूसरी हमारी बच्ची से नेजाजी हुई है, जुल्म हुआ है। मुसलमान की लड़की होवे, हिंदू की होवे, सिख की होवे, क्रिश्चियन की होवे, जिसकी भी बच्ची होवे, गरीब लोग की होवे, ऐसे नेजाजी जुल्म नहीं करना चाहिए। डिफेंस के एरिया में जहां एक गैर मुस्लिम लड़की थी जिसकी उम्र थी 16 साल। अब देखिए, जैसे चाइल्ड मैरिज है, अब चाइल्ड मैरिज में हमने वो चीज़ कवर तो कर ली है कि 18 साल से अगर कम है बच्चा तो वो नहीं हो सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती। जो मेन यहाँ पे लड़कों को या लड़कियों को जो इन्फ्लुएंस किया जाता है वो किसी न किसी शादी की लालच से इन्फ्लुएंस किया जाता है, इश्क मोहब्बत में फंसाया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ कवर तो हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो अभी लीगली उसको कवर नहीं किया जा रहा। मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उसमें एक बेसिक लॉ है प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन। अगर पुलिस उन लॉज को ही इम्प्लीमेंट कर ले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के ये माइनॉरिटीज़ हैं तो इनको वो चीज़ हम नहीं करेंगे, या ये मुसलमान हैं तो इसको ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसमें हमें एक्स्ट्रा लॉ बनाने की ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं। मुसलमान जिस लॉ के अंडर आता है मुझे भी उसी के अंडर आना चाहिए। लेकिन जितनी ये चीज़ें बन रही हैं, ये इस चीज़ के एक कन्फेशन भी है कि हम माइनॉरिटीज़ को वो ड्यू प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमें एक अलग कानून की ज़रूरत पड़ रही है। तो शायद गवर्नमेंट उसको इस तरीके से नहीं देख रही, वो उस चीज़ को शायद ऐसे देख रही है कि हम कोई एहसान कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग कानून बना के। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुझे अलग कानून की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? जो पहले से कानून बना हुआ है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? अगर वो हो जाए तो मुझे भी प्रोटेक्शन आप वैसे ही देंगे जो किसी और सिटीज़न को देंगे। तो मुझे अलग से चीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है कि मेरे लिए आप एक अलग कोटा दे दें? देखें, जब भी कोई क्राइम कमिट होती है तो जो सबसे पहली दर्जा होती है कि जहाँ पर एक इंसान समझता है कि मुझे कोई अज़ाला मिलेगा, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी सुनवाई करेगा, वो एक मुकामी पुलिस थाना होता है। एक और ख़ास तौर से ऐसे केसेस में जहाँ पर एक माँ बाप जिन्हें सुबह उन्होंने अपनी एक छोटी नन्ही मुन्नी 13-14 साल की बच्ची को देखा हो और दोपहर को या शाम तक चंद घंटों के बाद उनको ये इल्म हो कि हमारी बच्ची मिसिंग है, हमारी बच्ची गुम हो चुकी है, और इस अफरा तफरी में एक खौफ में वो भागे भागे जाते हैं पुलिस थाने में कि कोई शायद हमारी सुनवाई करे और जाकर हमारी बच्ची को हमारी आंखों के सामने दोबारा ले आए। ऐसी जगह पर जब वो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जिस उम्मीद से वो उस पुलिस थाने में जाते हैं वो 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस थाने पहुंचते ही उनकी उम्मीद पानी में मिल जाती है और शाटर हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में हम ये देख रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट्स को खुद कानून का इल्म नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि इन केसेस के मुतालिक कानून क्या कहता है,
किस कानून पे इम्प्लीमेंट करना है और इन केसेस को हैंडल करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए है, और वो भी उसी रिवायती तरीक़ेकार से जो कि एक गलत रिवायत पुलिस ने भी अपनाई हुई है, वही जुडिशरी ने अपनाई हुई है कि एक ये जो डॉक्यूमेंट है सनद इस्लाम, जिसकी बुनियाद किसी लॉ के तहत नहीं है, जिसकी फाउंडेशन आपको किसी लॉ में नहीं मिलती, वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा जिसकी बुनियाद पे मज़हब के नाम पर एक सबसे पहला झूठ बोला जाता है कि 13 और 14 साल की बच्ची को 19 और 20 साल का बच्चा बना दिया जाता है और उसकी शादी जायज़ करने के लिए उसको एक इस्लाम का लिबादा उड़ाकर एक उस बच्ची की पूरी शनाख्ती चेंज कर दी जाती है। आरजू को फ़ातिमा बना दिया जाता है, मिशेल को इरम बना दिया जाता है, और इस तरीके से कर कर इस क्राइम को फैसिलिटेट करने के लिए सनद इस्लाम को यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पुलिस के बाद हमारे मैजिस्ट्रेट्स भी और जितनी जुडिशरी है वो इस सनद इस्लाम की बुनियाद पे अगवाकारों को रिलीफ देती जाती है। मेरा है, मैं बल्दिया टाउन की रहायशी थी। अपने माँ पापा के साथ मैं बल्दिया टाउन रहती थी। मेरा अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। इस बात को 6 साल हो गए हैं और मेरी मामा ने भी कोर्ट में आके तब ये बयान दिया था कि मैं 21 साल की हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्ज़ी से शादी की है। पर मैंने कोर्ट में ये बोला था कि मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया और अपनी मर्ज़ी से शादी भी नहीं की, और मेरी उम्र 13 साल थी तब मैंने ये बोला। फिर उसके बाद जो मेडिकल वगैरह उन्होंने मेरा किया उसमें भी मेरी एज 13 साल ही आई। तो बाकी सारी नज़रों में तो मैं उसकी बीवी ही थी। 5 साल बाद बहुत बच्चों के बाद मैं उस निकाह से आज़ाद हुई। उसके बाद अभी तक मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। फिर एक बार मेरे खालू ने, जो खाला के हस्बैंड थे, उन्होंने कोर्ट में आए गन लेके मुझे मारने के लिए, पर मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ, खुदा ने मुझे उससे बचाया। उसके बाद तब से मेरा केस चल रहा है और 6 साल हो गया मैं अपने माँ पापा से नहीं मिली, अपने बहन भाई को सदा से कभी नहीं देखा। हमारे मुल्क की गवर्नमेंट तो कहती है कि फोर्स कन्वर्जन तो होता ही नहीं है, तो फिर अगर नहीं होता तो फिर मैं क्यों यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं क्यों अपनी कहानी बता रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जिनके साथ ये कुछ होता है, बट हमारे मुल्क के कानून ऐसे को कोई मानता ही नहीं है। मेरा ये स्टोरी बताने का ये मकसद है कि खुदा मतलब कि कानून यहाँ के बदलें और जिनके साथ ऐसे गलत होता है उनको इंसाफ मिले। मैंने अपनी आँखों से देखा है 12-12, 13-13, 14 साल की नाबालिग बच्चियों को अगवा होते हुए उनको अगवा करके उनका मज़हब तब्दील करना और उनकी फ़ौरन निकाह करवाना। तो ये सिंध के अंदर मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में ऐसी नाबालिग बच्चियाँ हैं जिनका मज़हब तब्दील करा के, जबरन मज़हब तब्दील करा के फ़ौरन उनके निकाह करा दिए जाते हैं। और उसमें शादीशुदा 4-4, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों की माएँ भी ऐसी हैं जिनको उठाया जाता है, उनका मज़हब तब्दील करके उनका निकाह किया जाता है। लेकिन उस पर पुलिस, गवर्नमेंट ने कोई भी आज तक मैं नहीं समझता कोई ऐसा काम किया हो जिससे इस फोर्स कन्वर्जन वाले केसेस को रोका जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता। हमने बार बार जो है एहतजाज किया, एहतजाजी धरने दिए। 2023 में आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में मैंने यहाँ सिंध असेंबली के आगे लोग जमा किए थे। पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद की तरफ से एक तारीखी एहतजाज सिंध असेंबली के आगे हुआ था। वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ झूठे वादे और ऐलानात किए, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। IG साहब से भी मेरी मीटिंग हुई। IG साहब ने कहा कि भाई अब सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो सिंध में 2013 से लागू है, जिसमें वाज़ह तौर है कि 18 साल से कम उम्र लड़का लड़की किसी भी मज़हब से हो उसकी शादी कानूनन जुर्म है। लेकिन आप देखें सिंध में आए रोज़, आज की आपको बात बताऊं कि मेरे सोशल मीडिया वाल पे, आप ट्विटर पे देखेंगे, आज भी एक कुंदरी में जो है बच्ची 13 साल की बेफाम उनके पास मौजूद है। 13 साल की बच्ची, उसको उठा के उसका निकाह करा दिया गया। ऐसी रोज़ के केसेस हैं। मेरा नाम है और मेरा जब केस हुआ था तो मैं 13 साल की थी और तब से लेके आज तक मुझे पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं मिला था और मुझे उस केस की वजह से अपने घर को भी छोड़ना पड़ा था और मुझे अपने मुल्क को भी छोड़ना पड़ा था जहां मैं बचपन से मेरा बचपन गुजरा। उस मुल्क को मुझे छोड़ना पड़ा था और मुझे दूसरी कंट्री जाना पड़ा था। तो मैं ये सोचती हूँ कि इतनी लड़कियों पे ज्यादतियाँ होती हैं तो क्यों तब से लेके ये 3-4 साल पहले की बात है कि मेरे साथ ही हुआ था। आज मैं 18 साल की हूँ लेकिन आज तक पाकिस्तान में मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं, दूसरी लड़कियों के लिए कोई इंसाफ नहीं है।
میں یہ چاہتی ہوں کہ فورس کنورژن کا جو بل ہے وہ پاس ہو جائے اور ہماری جو لڑکیاں جو بہنیں ہیں ان کے لیے ایک شیلٹر بنے، کیونکہ جس شیلٹر میں رہتی تھی اس میں سارے مسلم تھے، تو جو ہماری کرسچن بیٹیاں اور جو بہنیں وہ کہاں جائیں، وہ بھی مسلم میں ہی جائیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بل پاس ہو اور ہمارے لیے ایک شیلٹر بنایا جائے پاکستان. تو اس شیلٹر میں جہاں میں رہتی تھی پہلے، اس شیلٹر میں جو ان کا جو باس تھے وہاں کے، وہ مجھے کہتے تھے کہ تم جو ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی، تم مسلم ہی رہو گی، تم اپنا مذہب نہیں بدل سکتی، تو تمہیں اس کو پڑھنا ہے. ملٹیپل ٹائمز انویسٹیگیشن آفیسرز چینج کیے گئے، ملٹیپل ٹائمز کورٹ سے پریشر آیا پولیس پر، تو پھر کہیں جا کر اس بچی کو ریکور کیا گیا. ایک ہماری بچی تھی سندھو، جس کا کیس تھا عدالت میں. اب ایک تو پہلے ہوتا ہے پولیس، پھر اتنے جو بچڑوں سے نکل کے ہم عدالت پہنچتے انصاف کے امید میں کہ انصاف وہاں پہ ملے گا، لیکن وہاں پہ جو جج بیٹھے ہیں ان کو بھی جنت کا راستہ پیارا ہے. پڑھا لکھا جج جو انصاف کرنا چاہیے اس کے ذہن میں بھی جنت کا تصور آ رہا ہے، کیونکہ وہ بچی وہاں پہ چیخ چیخ کے بول رہی ہے کہ مجھے والدین کے پاس جانا ہے، لیکن وہ جج موبائل چلا رہی ہیں لیڈی، لیکن وہ سائن نہیں کر رہی ہیں پیپرز پر کہ ان کے والدین کے حوالے ان کی کسٹڈی کی جائے. اور پھر جو ہے ٹائم ختم ہو گیا، آپ بچی کو جو ہے نا پھر کل ہیئرنگ پہ لے آئیں. جب کل بچی آتی ہے شیلٹر سے تو اس کا بیان ہی چینج ہوتا ہے. پھر وہ بولتی ہے نہیں مجھے والدین کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا ہے، اور میں جس کے ساتھ بھاگی ہوں پھر اس کے ساتھ ہی مجھے جانا ہے. ہم جو ہے اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہ جو ہماری بچیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے. ہم مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کی رضامندی کے خلاف بھی نہیں ہیں. 18 سال کے بعد کی بچی اگر اپنی پسند سے کسی بھی مذہب میں جائے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض اس چیز پر ہے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر کیا ہے. ہم ان بچیوں کا فیوچر نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس، اسی لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ لڑنا چاہیے اس موضوع پر. بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے جس میں جب بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے، یا تو بچیاں کڈنیپ ہوتی ہیں یا تو ان کو گروم کیا جاتا ہے. گرومنگ جو ہے وہ ایک ایسا ٹرم ہے جو زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ گرومنگ کیا ہوتا ہے، اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے گئی، پسند کی شادی تھی، پسند سے گئی. تو جب ایک 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ اپنا لائسنس نہیں بنا سکتا، اسلحہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ مذہب کیسے تبدیل کر سکتا ہے، وہ شادی کیسے کر سکتا ہے. گرومنگ کا لفظ یہ ہے کہ کسی بچے کو بہلا پسلا کے، اس کو پیار کا لالچ دے کے، اس کو چیزوں کا لالچ دے کے، اس کو کھانے پینے کا، ٹافی کا، آئس کریم کا لالچ دے کے اس کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایسی سیٹنگ میں لے کے جایا جاتا ہے، اس کے ماں باپ سے آئسولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے پھر وہاں پہ مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ریپ کیا جاتا ہے، اور اس سے زبردستی شادی کی جاتی ہے. یہ گرومنگ کا کنسیپٹ ہے. آرزو کے کیس میں بھی جب بعد میں بہت ساری ویڈیوز آئی، بہت سارے تماشا ہوا، لیکن جب وہ بچی واپس آئی تو اس نے بتایا کہ جس دن اس کو گھر سے لے کے جایا گیا ہے تو جو شخص تھا اظہر، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے لے کے جا رہا ہوں یا میں تمہیں کہیں کڈنیپ کر کے لے کے جا رہا ہوں. اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کو آئس کریم کھلانے لے کے جا رہا ہے. ایک اور بچی کا کیس ہمارے پاس، ایک اور بچی آئی تھی مشل منور، اس کے کیس میں جو ہے اس سے کہا گیا تھا کہ تمہیں شوارما کھلانے لے کے جا رہا ہوں. تو یہ بچیاں جنہوں نے جو لو انکم گروپ فیملیز سے بلانگ کرتی ہیں، جو اسٹیبل فیملی ہومس نہیں ہوتے. ایک اور ہم نے ایسے کیسز میں دیکھا کہ زیادہ تر جو وکٹمز تھے وہ ایسی فیملیز سے بلانگ کرتے تھے جہاں پہ سنگل پیرنٹس تھے، جن کی مائیں نہیں تھیں، جن کے باپ کام پہ ہوتے تھے، بچیاں اکیلی ہوتی تھیں، یا ایسے جن کے دونوں والدین کام کرتے تھے. تو اب تو سوشل میڈیا پہ آئے دن اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور اب تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا کہ جبری مذہب تبدیلی ایگزسٹ کرتی ہے، انڈر ایج میرج ایگزسٹ کرتی ہے. اب تو آپ روز اگر ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں یا فیس بک اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کاؤنٹلیس ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں ایسی بچیوں کے بیانات آپ کو نظر آئیں گے، ایسی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اب تو ڈینائی نہیں کر سکتے، اب تو لوگ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب تو کچھ لوگ ہمت کر کے سامنے آتے ہیں، اور بہت ساری بچیوں کو ہم نے ریکور بھی کروایا ہے. سندھ میں جا کے دیکھیں، روز ہندو بچیاں، روز کاؤنٹلیس ہندو بچیاں جو ہیں کڈنیپ ہوتی ہیں، ان کا مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے. سندھ میں تو پوری فیملیز کے ساتھ یہ جبر ہو رہا ہے. تو کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ جب تک فورس کنورژن کا بل پاس نہیں ہوگا تب تک یہ ہوتا رہے گا. تو میں اپیل کرتی ہوں، اس ڈاکومنٹری کو بنانے کا ریزن بھی یہ تھا کہ ہم پش کر سکیں کہ فورس کنورژن کا بل پاس ہو جائے. اٹس ہائی ٹائم کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے. میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان میں
ये बिल फोर्स कन्वर्शन का बिल जब पास हो जाए ताकि जितने भी हिंदू लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां और भी जो मज़हब की हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते उनके लिए हम आवाज़ उठा सकें, मेरी ज़िंदगी की वजह से उनकी ज़िंदगी बच सके। मैं चाहती हूँ, मेरी इतनी गुजारिश है आपसे कि आप फोर्स कन्वर्जन का बिल पास करा। जो जास्ती किसकी बच्ची के साथ नहीं हो, मेरी बच्ची से हो, ऐसे किसकी बच्ची के साथ नहीं हो जुल्म जास्ती। मदद करो, जास्ती नहीं करो। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये जिंदगियाँ हैं। कमसिन बच्चियाँ जिनका बचपन छीन लिया गया, ख़ानदान जिनसे सुकून छीन लिया गया, और मुस्तकबिल जो खामोशी में चुरा लिया गया। अब इनकी आवाज़ें इंसाफ के लिए पुकार रही हैं। सवाल ये नहीं कि क्या हम इन्हें सुनेंगे, सवाल ये है क्या हम कुछ करेंगे।